हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। बेटा, अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि हम कैसे एक फॉर्मूले के थ्रू अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें मैंने आपको अपनी जो इक्वेशन हम अभी तक सॉल्व करते आए हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और एक और अनदर फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, उससे मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करने सिखाए थे। नाउ आज के अपने इस वीडियो में हम अकाउंटिंग इक्वेशन के बाकी के सम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम सीखेंगे कि हमारे पास टाइप्स ऑफ अकाउंट कितने होते हैं। नॉर्मली हमारे पास बेटा 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन स्टैंडर्ड्स हमारे पास जो अकाउंट्स होते हैं हम इन्हें 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ये हमारे इंडियन रूल्स के अकॉर्डिंग है, और हम जो अभी बता रही हूँ मैं आपको, अमेरिकन रूल के अकॉर्डिंग हम अपने अकाउंट्स को 5 टाइप में डिवाइड करते हैं। बेटा, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अप्रोच हमारे जो अकाउंट्स हैं हमें इन्हें 5 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। नंबर 1 इज असेट्स, नंबर 2 इज liability, number 3 is प्रॉफिट के साथ इनकम्स और गेन्स लिख सकते हैं आप यहाँ पर। 4th वन इज लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, एंड लास्ट वन इज कैपिटल अकाउंट। अब मैंने आपको ये बताया क्यों है, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि असेट्स में इंक्रीज किधर आएगी, लायबिलिटीज़ में इंक्रीज किधर आएगी, या फिर इनकम्स एंड गेन्स में इंक्रीज होगा तो वो किधर आएगा, और अगर हमारे लॉसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो वो किधर आएंगे। देखो बेटा, हम जब भी कभी असेट अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट हमेशा टी फॉर्मेट में इस तरीके से बनेंगे, और जब भी कभी हम अकाउंट बनाएंगे तो अकाउंट्स में इंक्रीज डेबिट साइड में आएगी, और डिक्रीज क्रेडिट साइड में आएगी। इसी तरीके से मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगी। हमारी लायबिलिटीज असेट के क्योंकि अपोजिट होती हैं। अगर हम लायबिलिटीज अकाउंट बना रहे हैं तो जैसे असेट में इंक्रीज डेबिट में आई है, तो लायबिलिटीज में इंक्रीज क्रेडिट साइड में आएगी। नेक्स्ट वन, अगर आप यहाँ पर इनकम अकाउंट बनाते हैं, अपनी किसी भी इनकम का, गेन का अकाउंट बनाते हैं, तो आपका रूल कहता है कि आपकी इंक्रीज जो होगी वो क्या होगी, क्रेडिट होगी, इंक्रीज इन इनकम एंड गेन। और आपकी डिक्रीज अगर इनकम हो रही है तो आपकी हो जाएगी डिक्रीज इन इनकम डेबिट साइड में। लास्ट वन, अगर आप अपने लॉसेस अकाउंट बना रहे हैं, लॉसेस और एक्सपेंसेस अकाउंट बना रहे हैं, तो आपकी जो इंक्रीज होगी वो डेबिट साइड में आएगी, और डिक्रीज क्रेडिट साइड में। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ बेटा, हमारे बेसिक 3, इससे पहले मैं ये बताऊँ आपको, एक लास्ट अकाउंट हमारा रह गया है, वो है कैपिटल अकाउंट। बेटा, आप ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेना साथ साथ, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी रहे। जो हमारा कैपिटल अकाउंट है वो हमारा लायबिलिटी बेस्ड होता है, और ये लायबिलिटी साइड में ही आता है, तो इसमें हमारी इंक्रीज जो होगी वो क्रेडिट होगी, और डिक्रीज जो होगी वो डेबिट होगी।
मैंने आपको पहले भी बताया है, सभी अकाउंट्स में ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है, सिर्फ बैलेंस शीट पे इसका रिवर्स हो जाता है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ बेटा, हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 गोल्डन रूल होते हैं अकाउंट्स नोट डाउन करने के। फर्स्ट वन इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेकेंड वन इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। And third one is debit all the expenses and losses, credit all the incomes and gains। तो आपने यहाँ देखा बेटा, आपके असेट, इनकम और गेन के तो अकाउंट मिल गए आपको अपनी लायबिलिटी और कैपिटल के बारे में नहीं पता चला है। तो लायबिलिटी और कैपिटल की इंक्रीज डिक्रीज मैंने आपको बता दिया, हालांकि आगे आने वाले चैप्टर में आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी ये, बट फिलहाल के लिए ये 3 थे। तो आपने क्या देखा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये किसके बारे में हम बात कर रहे हैं बेटा, अपनी असेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये किसके लिए है बेटा, पर्सनल के लिए है, और ये नॉमिनल के लिए है। तो कुछ हिंट तो हमें इससे मिल गई कि हमारी असेट्स अगर आ रही हैं हमारे पास तो उसे डेबिट करना, और अगर हमारे पास से जा रही हैं तो उसे क्रेडिट करना है। मतलब इंक्रीज इन असेट डेबिट और डिक्रीज इन असेट क्रेडिट। नेक्स्ट वन पर्सनल अकाउंट है आपका। पर्सनल अकाउंट बोल रहा है डेबिट द रिसीवर, यानी रिसीव करने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। तो अगर आप चाहें तो हमें यहाँ पर लायबिलिटी से इसको कंक्लूड कर सकते हैं हम कि लायबिलिटी देने वाले को बोलते हैं, जो हमें उधार दे रहा है तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट। और दूसरा जो हमारी कैपिटल है वो भी हमें कोई ना कोई प्रोवाइड करवा रहा है, वो भी हमारे लिए लायबिलिटी है, तो ये क्या हो जाएगी, क्रेडिट। ठीक है, लास्ट वन है आपका एक्सपेंसेस और लॉसेस को आपने क्या करना है, डेबिट, और इनकम्स और गेन्स को क्या करना है आपने, क्रेडिट। मतलब एक्सपेंसेस और लॉसेस में इंक्रीज अगर होता है तो डेबिट कर दो, इनकम्स और गेन्स में इंक्रीज होता है तो इसे क्रेडिट कर दो। क्लियर हो गया बेटा, ये 3 रूल थे हमारे। बाकी आपको ये चीज़ें याद करके, आप ये अंडरस्टूड करके, और आप लॉजिक्स हैं, देखो इनके पीछे कोई ऐसा नहीं है कि आपने विदाउट लॉजिक कोई काम किया है। असेट्स हमारी इंक्रीज हो रही है तो डेबिट होगी, डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होगी, क्योंकि आपको रूल पता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लायबिलिटी में भी क्रेडिट द गिवर, देने वाले को, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव कैपिटल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आते हैं, तो डेबिट द रिसीवर, सॉरी डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो क्रेडिट हम किसको करेंगे, देने वाले को। अब जो भी हमें लायबिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है, जो भी हमें कोई अमाउंट दे रहा है, कोई उधार दे रहा है, उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो ये चीज़ बेटा आपको लर्न करनी पड़ेगी ऐसे इनकम्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ यहाँ पर। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑन विच साइड द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड, ऑल्सो मैंशन द नेचर ऑफ द अकाउंट। किस साइड में आपकी इंक्रीज रिकॉर्ड होगी। सबसे पहला पॉइंट आपको बोला है बेटा फर्नीचर, तो फर्नीचर आपकी क्या है, असेट्स है। असेट्स आपकी जो आएंगी इंक्रीज कौन से साइड में आएगी, डेबिट में। कहाँ से पता चला, ये मैंने आपको यहीं बताया है कि असेट्स में इंक्रीज कहाँ आएगी, डेबिट में। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज रेंट पेड, रेंट आपने पे कर दिया। बेटा रेंट पेड के बारे में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेंट पेड और रेंट आउटस्टैंडिंग में एक्चुअली में डिफरेंस क्या होता है। रेंट पेड मतलब आप खर्चा कर चुके हो, ये आपके लिए क्या बन जाता है, एक्सपेंस। रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है वो आपकी लायबिलिटी, आपने पे नहीं किया। तो एक्सपेंस डेबिट होते हैं और लायबिलिटी क्रेडिट होती है बेटा। आप एक लॉजिक लगाइए, देखो मैं आपको इसका ना कंक्लूजन दिखाती हूँ, आप वो कंक्लूजन लगा के इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूँ, रेंट पेड आपका एक्सपेंस है और एक्सपेंस में इंक्रीज़ कहाँ बताइए मैंने, डेबिट में। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन आपकी इनकम है और इनकम में इंक्रीज़ क्रेडिट में। सैलरी पेड अगेन एक्सपेंस है आपके लिए, एक्सपेंस किधर आ जाएगा आपका, डेबिट साइड में। प्रोप्राइटर्स अकाउंट, प्रोप्राइटर का मतलब होता है बेटा कैपिटल, कैपिटल किधर आती है हमारी, क्रेडिट साइड में। इसके बाद आते हैं हमारे डेटर्स, डेटर्स हमारे लिए असेट होती है, आपने लास्ट चैप्टर्स में भी देखा होगा, क्वेश्चंस में भी देखा होगा। तो हमारी असेट कहाँ आएगी, डेबिट में। क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी की तरह चली जाएगी क्रेडिट में। इस क्वेश्चन में आपको आंसर भी साथ में दिए हुए हैं, तो आप लॉजिक लगा के जस्ट इन्हें अंडरस्टूड ईजिली कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बात बताती हूँ बेटा,
अगर आपको बेटा अलग अलग लर्न करने में प्रॉब्लम होती है तो आपने करना क्या है, आपने इसका ना शॉर्टकट अपना लेना है। शॉर्टकट कैसे? असेट और एक्सपेंस। आपको एक चीज़ याद करनी है, या तो आप इंक्रीज़ याद कर लो या आप डिक्रीज़ याद कर लो, दूसरी चीज़ अपने आप याद हो जाएगी। असेट और एक्सपेंस अगर होते हैं तो इनमें इंक्रीज डेबिट में। इसके अलावा लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम्स अगर आती हैं तो इनमें इंक्रीज क्रेडिट साइड में। बेटा ये छोटा सा पॉइंट आप याद कर लीजिए, आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं इंक्रीज़ की बात कर रही हूँ तो आपको पता है डिक्रीज़ तो अपोजिट हो ही जानी है। अगर आपकी असेट इंक्रीज़ होती है तो डेबिट में आती है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर असेट डिक्रीज़ होगी तो क्रेडिट में चली जाएगी। तो आप अगर ये चीज़ें याद कर लेंगे, एक ये छोटे से पॉइंट याद कर लेंगे, तो आपके क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर हो गया बेटा? बेटा आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी मिलेगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप कुछ ऐसा एग्जाम्पल बताएं जिससे या तो दोनों असेट और लायबिलिटी में इंक्रीज़ हो रहा हो या डिक्रीज़ हो रहा हो या फिर एक साइड इंक्रीज़ हो रही हो। तो आपसे मैं जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझे एक ऐसा एग्जांपल बताइए जिससे आपकी असेट और लायबिलिटी दोनों इंक्रीज़ हो जाए, असेट भी इंक्रीज़ हो जाए और लायबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाए। जो आपने अभी तक अकाउंटिंग इक्वेशन के 1 to 8 क्वेश्चन किए हैं उनके बिहाफ पर आपको पता चलेगा। देखो इस साइड भी प्लस और इस साइड भी प्लस, ऐसा कब होता है? जब हम करते हैं परचेज ऑफ गुड्स या कोई भी असेट ऑन क्रेडिट। अगर मैं यहाँ पर गुड्स परचेज कर लूँ उधार तो मेरी यहाँ गुड्स प्लस हो जाएंगी, प्लस मेरे क्रेडिटर्स हो जाएंगे। तो एक ऐसी ट्रांजैक्शन ये हो गई, अगर हम गुड्स परचेज करते हैं तो हमारी असेट और लायबिलिटी दोनों क्या हो जाती हैं बेटा? इंक्रीज़ हो जाती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट इज, अगर आपसे मैं कहूँ कि आप मुझे एक एग्जांपल ऐसा बताओ जिससे मेरी असेट भी कम हो जाए और लायबिलिटी भी कम हो जाए। अगर मैं पेमेंट कर दूँ एक लायबिलिटी की, अब देखो होगा क्या पेमेंट करने से? पेमेंट करने से मान लो मेरे एक क्रेडिटर यहाँ 5000 रुपीज़ के थे, यहाँ मेरी गुड्स 5000 की है, मेरे पास कैश है यहाँ पर 20,000 रुपीज़। अगर मैं आपसे यहाँ बोल दूँ कि मैं पेमेंट कर रही हूँ अपने क्रेडिटर्स की, तो क्या होगा? मेरे यहाँ पर क्रेडिटर्स माइनस हो जाएंगे और यहाँ से मेरा कैश माइनस हो जाएगा 5000 रुपीज़। क्लियर हो गया? तो अगर मैं अपने क्रेडिटर की पेमेंट कर दूँ, अपनी लायबिलिटी की पेमेंट कर दूँ, तो मेरा दोनों साइड क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज़। नेक्स्ट वन इज, अगर मैं आपसे पूछूं गिव एन एग्जांपल इंक्रीज इन असेट एंड कैपिटल। अगर मैं आपसे बोलूं मेरी असेट इंक्रीज हो जाए और मेरी कैपिटल इंक्रीज हो जाए यहाँ पर, तो बेटा कैपिटल तब इंक्रीज होती है जब आप कुछ इंट्रोड्यूस करोगे। ठीक है? तो आप अगर यहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं, कैश इंट्रोड्यूस कर दिया, तो आपका यहाँ कैश ऐड हो जाएगा और आपकी कैपिटल भी ऐड हो जाएगी। अगर मैं आपसे कहूँ डिक्रीज इन असेट एंड डिक्रीज इन कैपिटल, दोनों ही चीज़ों में डिक्रीज होना चाहिए। तो जैसे मैंने कैसे इंट्रोड्यूस किया था, अगर मैं कैश विड्रॉ कर लूँ, और कैश विड्रॉ को हम क्या बोलते हैं बेटा? ड्राइंग्स। अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स में हमारा कैश भी माइनस हो जाता है और हमारी कैपिटल भी माइनस हो जाती है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल बेटा आपसे पूछे जा सकते हैं और आप इन्हें सॉल्व करके दिखा सकते हो। अब आपका एक लास्ट टॉपिक जो इस पूरे चैप्टर में रहता है वो रहता है बेटा आपका टी शेप्ड अकाउंट। टी शेप्ड अकाउंट में आपने एक्चुअली में देखो कवर तो हम सारा सब कुछ कर चुके हैं, एक लास्ट पॉइंट में बस आपको ये समझाना बाकी है कि किस तरीके से आपने सम सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है? जैसे बेटा मैं आपसे अगर कहूँ ओपन टी शेप अकाउंट फॉर द मशीनरी एंड राइट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड। अब मैं यहाँ पर मशीनरी अकाउंट बनाती हूँ, और कौन सा बोला उसने? टी शेप। तो ये मेरा टी शेप्ड अकाउंट होगा। मैंने ये टी शेप अकाउंट बनाया, मशीनरी अकाउंट। आइडेंटिफाई कर लो बेटा मशीनरी अकाउंट क्या है आपका? असेट। और असेट में इंक्रीज किधर आएगी बेटा? डेबिट में। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ डेबिट क्रेडिट तो आप लिखेंगे, लेकिन आपको यहाँ ऊपर असेट या फिर यहाँ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपकी नॉलेज के लिए दिखा रही हूँ।
कि असेट में इंक्रीज डेबिट में आती है और डिक्रीज क्रेडिट में आती है। चलो अब हम 1 बाय 1 देखेंगे, इससे हमारा क्या इफ़ेक्ट क्या आ रहा है। आपने करना क्या है, फर्स्ट आपको बोला मशीनरी परचेज फॉर मतलब कैश ही होगा बेटा। तो मशीनरी परचेज करने से आपकी मशीनरी इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी? इंक्रीज़ होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो मशीनरी में इंक्रीज़ आप डेबिट साइड में लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, टू कैश। कितने की मशीनरी परचेज की आपने? 5 लाख की। नेक्स्ट वन इज मशीनरी सोल्ड। सोल्ड करने से आपकी मशीनरी क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी बेटा। तो आपकी किस साइड में आ जाएगी ये? बाय साइड में, बाय कैश। जब तक आपको पर्टिकुलरली नहीं बोला जाएगा आप मानोगे नहीं कि वो उधार पे किया है। जनरल लाइफ की आप बातें सोच के और फिर सम को सॉल्व कीजिए। अगर आप सेल करेंगे तो कैश में ही करेंगे, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1,20,000, क्योंकि हमने कितने की मशीनरी सेल की थी? 1,20,000 की। नेक्स्ट वन इज़ मशीनरी डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड मतलब क्या हो जाता है बेटा? ख़राब हो जाना। तो ख़राब हो जाने से हमारी मशीनरी की डिक्रीज़ हो जाएगी और डिक्रीज़ इस साइड में आएगी, बाय डिस्कार्डेड। हमारी 50,000 की मशीनरी डिस्कार्ड हुई है तो हमने बाय डिस्कार्डेड लिख दिया। नेक्स्ट वन इज़ न्यू मशीनरी परचेज 2 लाख। आपने 2 लाख की न्यू मशीनरी परचेज की, बढ़ जाएगी ऑब्वियस सी बात है वैल्यू हमारी मशीनरीज की। तो 2 कैश 2 लाख। एंड लास्ट वन इज़ मशीनरी डिस्ट्रॉयड। अब मशीनरी डिस्ट्रॉय होने से क्या होता है बेटा? मशीनरी डिस्ट्रॉय होने से आपके मशीनरी कम हो जाती है, तो आप यहाँ लिख देंगे बाय डिस्ट्रॉयड 40,000। तो इस तरीके से आप ना अकाउंट बना सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ बेटा, आपके जो ये अकाउंट बनेंगे या आपकी जो ये ट्रांजैक्शन है वो एक से ज़्यादा अकाउंट पे इम्पैक्ट डाल सकती हैं। जैसे हमने पहली ट्रांजैक्शन क्या पढ़ी थी? मशीनरी परचेज फॉर कैश। आपने कैश मशीनरी परचेज की थी, तो इसका मशीनरी में तो इंक्रीज हो गई। अगर मैं यहाँ कैश अकाउंट बना रही हूँ तो क्या होगा? अगर मैं यहाँ कैश अकाउंट बनाती हूँ तो कैश मेरा डिक्रीज़ होगा। कैश भी क्या है? मेरी एसेट है, और एसेट में डिक्रीज़ किधर आएगी? क्रेडिट साइड में। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी? बाय मशीनरी परचेज्ड। ऐसे ही अगर मैं मशीनरी सेल करती हूँ तो मेरा कैश इंक्रीज़ हो रहा है 1,20,000, तो आप यहाँ लिखेंगे कैश इंक्रीज़ हो रहा है। बेटा इसमें रीज़न लिखा जाता है। कैश अकाउंट में कैश का नाम नहीं आएगा, मशीनरी में मशीनरी का नाम नहीं आएगा। आपको रीज़न लिखना है किस वजह से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ की इंक्रीज़ क्यों हो रही है? क्योंकि मशीनरी सेल, तो बाय टू मशीनरी कितने की? 1,20,000 की। अब अगर मैं बोलूँ बाय डिस्कार्डेड, अब डिस्कार्ड हो जाना हमारे लिए क्या है? लॉस। तो अगर आप लॉस अकाउंट बनाएंगे तो ये डेबिट में चला जाएगा आपका। तो इसी तरीके से आप अपने 19-20 तक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए बेटा, और चैप्टर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछिए।